हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हो आप तो। अरे फिर काम आ गया, क्या करें, काम का तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। कहाँ थे अभी तक? सर कहाँ थे अभी तक? क्या कहते हैं? सर कहाँ थे इतने दिन से? क्या करें, मतलब काम वाम भी आ जाते हैं ना, थोड़े बीच में काम आ जाते हैं, थोड़े काम इधर उधर के 10 काम हो जाते हैं तो निकल जाना पड़ जाएगा। तो मैं दिल्ली गया होता, एक्चुअली दिल्ली था मैं 4-5 दिन, है ना। अभी मैं आ यस सर। कोर्स करा दूं, फिर मैं वापस जाऊंगा दिल्ली। है कि तो नहीं? वैसे जो मजा ना इनऑर्गेनिक पर ऑर्गेनिक पढ़ने में आता है उतना मजा किसी में नहीं आता, ऐसे लगता है। समझ भी आ एकदम जाता है सही और बोल रही है आरती, एकदम सही बोल रही। अच्छा। बंदों को बन भी जाता है, समझ भी आ जाता है। चलो आज फिर अपन ऑर्गेनिक शुरू करते हैं अपना। हाँ, तो एक बार चेक कर लीजिए, लास्ट में जो हमने टॉपिक किया था वो हम लोगों ने शुरू कर रखा था ऑक्सी कंपाउंड सेकंड, दैट मींस एल्डिहाइड कीटोन्स। एक बार देख लीजिए, अपन ने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और प्रिपरेशंस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि पीछे आप प्रिपरेशन खूब सारी कर कर आए हो, एल्कीन से, एल्काइन से, जीआर से, है ना, हेलो एल्केन के एक्वस क्यूएस से, है ना, ये सब आपने रिएक्शन की थी। तो ये मैं कहा था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी किया था माइल्ड वाला, और फिर मैंने आपको यहाँ पर आयोडिक ऑक्सीडेशन भी कराया था लास्ट का टॉपिक। तो यहाँ तक आप चेक कर लीजिए, पिछली बार हम प्रिपरेशन मेथड में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से कहीं दिक्कत आ रही है तो पहले मुझे क्लियर करो बेटा, चेक करो, देखो उसमें से लग रहा हो। हाँ जी बेटा। सर उसका जो एफ पॉइंट बनाए थे ना काट के जोड़ने वाला, वो वाला बता दो ना। जो ग्लाइकॉल वाला HiO4 का। हाँ सर वही वाला। हाँ, देखो ये मैंने आपको करवाया था बाय पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। ये पर आयोडिक ऑक्सीडेशन है, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम पर आयोडिक एसिड को यूज करते हैं, HiO4। और इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट दिया था, बहुत इजी, कि आप सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने कहा था पहले एलिजिबिलिटी चेक करो कि आप क्या क्या ले सकते हो। तो लेने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए विसिनल। विसिनल का मतलब दोनों OH पड़ोस में हो, पहला पॉइंट। चाहे 2 OH हो, 3 OH हो, 4 OH हो, 10 OH हो, लेकिन होने चाहिए एक दूसरे के पास। दैट मींस आप ऐसा नहीं ले सकते कि आपने यहाँ OH लिया, यहाँ OH लिया, लेकिन ये CS2 है। ये एग्जांपल नहीं, ये विसिनल नहीं कहलाता। तो पहला एग्जांपल तो ये आता है, ये 100 में से लगभग 90, 95, 95% यही केस आता है कि तो ग्लाइकोलिक बोलते हैं। दूसरे नंबर पे अपन ले सकते हैं कि अगर आपने कार्बोनिल लिया है तो उसकी अल्फा पोजीशन पर OH ले सकते हैं, जब ये भी विसिनल ये हो जाएगा। या फिर आप ले सकते हैं दोनों ही विसिनल, ये दोनों ही विसिनल। तो इसका मतलब आपके सामने क्लियर था, मैंने हिंट दिया था कि ये सबस्ट्रेट आपको इसको यूज करना है पर आयोडिक एसिड। और मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया था, मैकेनिक भी क्लियर नहीं की थी। क्यों? क्योंकि इसकी व्याख्या हमारे कोई काम नहीं आती। तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं करना, अगर एग्जामिनर आपको कोई भी विसिनल क्वेश्चन देता है, ये विसिनल करनी है, चाहिए दे, चाहिए दे, चाहिए दे, कोई भी दे, आपको करना क्या है इसके अंदर, सिर्फ इसको HiO4 से जब रिएक्ट कराओगे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कट लगाना, दोनों बीच में कट लगाना है और दोनों को देना है आपको OH बस। अब आप देखो आपका आंसर बन गया। अगर आप इसको लेते हैं, देखो तो एक ही कार्बन पे 2 OH है और 2 OH जब आपस में टकराएंगे तो चेक कीजिएगा आपका ये OH और एक OH ही आता है, पानी बन के बाहर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखते हैं तो ये OH और एक OH इसको मिल गया, लेकिन आपको ध्यान है दोनों अनस्टेबल है, ये निकल गया पॉइंट, दोनों अनस्टेबल, ये निकल गया पॉइंट, बस खत्म। अब बन गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर ये धीरे खत्म करना शुरू कर दो, सीधा आंसर ये निकालना शुरू कर दो। ये देखो ये दोनों कार्बन आपके कार्बोनाइल निकल गए। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कट करके OH देना, ये मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने खूब सारे एग्जांपल दिए थे आपको, ग्लूकोज वगैरह, उन्हें आप चेक कर लीजिए, उनसे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो?
हाँ सर, थैंक यू सर। साइड हटो ना। बिल्कुल, आपको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से पूछना अगर कोई दिक्कत आए तो। चलिए तो इसके सर आज ही हाँ सर, उस दिन लास्ट में पढ़ाए ना तो इधर उधर चैट पे इतना था ध्यान, तो समझ नहीं आया। समझ में। चलिए अब मैं नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। आप एल्डिहाइड कीटोन को एसिड और एसिड के डेरिवेटिव से भी बना सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटेगरी है। फ्रॉम एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये लो अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्नों से बना सकते हो आप। कैसे? देखो सबसे पहले नंबर ए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, गौर से देखना। इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लेते हो, तो मैं दोनों मोल को क्या करने जा रहा हूं, कलर्स में चेंज कर रहा हूं। 2 मोल है, यहां पर आपकी चॉइस है, एग्जामिनर कुछ भी लगा दे। आ गया? एग्जामिनर एरो पर रिएजेंट देगा मैग्नस ऑक्साइड, वो मैग्नस ऑक्साइड देगा 300 डिग्री पर। ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप मैग्नस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो अगर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हुए, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, Sa का मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये वीक एसिड मान लेते हैं, मान लो दोनों कंपेयर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी आती है, तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करेगा, और जो आपका यहाँ पर वीकर एसिड है वो अपना OH फ्री करेगा इस H के साथ। तो सोचो, इसका मतलब ये तो निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल गया वाटर। तो अब जो बचा वो गौर से देखिए, C डबल बॉन्ड O एंड फ्री वैलेंस C। अब यहाँ अगर H लगाते हो तो एल्डिहाइड, और अगर H नहीं होता है तो कीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन बनके तैयार। अब आप चेक कर दोगे, ये कंडीशन है। जैसे कल को मान लो, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा CS3COOH और एक मैंने लिख दिया HCOOH। अब आप देखो, मैंने दोनों एसिड ले लिए, क्या दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। बताओ इसमें स्ट्रॉन्गर कौन है? एसिड जब इसका मतलब कि फॉर्मिक एसिड, बेटा एसिडिक एसिड में प्लस लग गया, प्लस आई कभी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता, माइनस आई बढ़ाता है। ये आप आई इफेक्ट में पढ़ चुके हो बेटा। तो इस सब ये वीकर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर सर एसिड। कॉर्बन में ज्यादा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड से तो क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और वीकर से क्या गया, CO2। ये देखो, अब देखो आपका आंसर H2O। अब आप देख लो आपका आंसर क्या हो रहा है, CS3, ये रहा CH3, ये रहा CO, और ये बच गया आपका H, और एल्डिहाइड। ये बच गया आपका H। तो आंसर क्या निकला, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बनी बात? और हिंट देता हूं, चलो आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी कि वो 2%, ये जो टेक्निकल पॉइंट मैंने बोला 2%, बाकी 98% आप किसी से भी CO2 और किसी से भी OH निकाल दो, तो आपका आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH एंड CH3CH2COOH, और ये डाल दिया मैग्नस ऑक्साइड एंड हीट। अब मत दिमाग लगा, वो जिस बच्चे को 2% में दिक्कत आ रही है वो छोड़ दे, ये तो मैंने टेक्निकल हिंट दे दिया। लेकिन अगर मान लो बच्चा कहते हैं लेको समझ नहीं आता तो छोड़ दो, तो फिर आप कहीं से भी CO2 और कहीं से भी OH वाटर निकाल दो, तो आप किसी का भी निकाल दो, आपकी चॉइस है। तो आप चेक करके देखो, इसके अंदर से अगर CO2 निकाल देते हो और इसमें से OH निकाल देते हो, तो C² के हिसाब से देख लो कितने कार्बन का क्या बनेगा, 4 कार्बन का कीटोन। 4 कार्बन का कीटोन। ये आपका क्लियर हो गया पिक्चर। बस अब बोले बेटा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? बैठी बात? यस। तो नोट डाउन कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से मैग्नस ऑक्साइड से हीट करने पर ऑलवेज कार्बन कंपाउंड, और सब बस हिंट दूं, जब जब फॉर्मिक एसिड होगा एल्डिहाइड बनना कंफर्म।
फॉर्मिक एसिड तो एस देगा, और अगर फॉर्मिक एसिड नहीं है तो हमेशा कीटोन ही बनेगा। देखो ये भी अपने आप में हिंट है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको हिंट मिलते जाते हैं। चलिए सर इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया फ्रॉम एसिड, और रिएजेंट हो गया मैग्नेस ऑक्साइड। हटा दूं? यस सर। यस सर। अब की बार अपन लेने जा रहे हैं बी। यस, अब की बार ले रहे हैं अपन बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अब क्या प्योर एसिड नहीं लेना, उसका सॉल्ट लेना है आपको। सॉल्ट लोगे तो फिर अपने को कोई रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ गर्म करना है, क्योंकि ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है गर्म करना। अब आपको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल RCOO, देखो अब मैंने क्या किया, इसका कैल्शियम सॉल्ट बना दिया। देखो ये होता है कैल्शियम सॉल्ट। पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, पेपर में ऐसा लिखा हुआ है। देखो पेपर में लिखने का तरीका ये होगा, ये वाला तरीका पेपर में। आपको सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसा ओपन कर दिया। इसका नाम है कैल्शियम सॉल्ट। इसमें रिएजेंट नहीं डलता, इसमें सिर्फ हीटिंग चलती है, इसलिए नाम आ रहा है ड्राई डिस्टिलेशन। तो जैसे आप इसको हीट करोगे कैल्शियम का कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। अब आप देखो जो बच गया वो आपका कार्बोनाइल है। देखो ये रहा R, ये रहा CO और ये रहा R। ये देखो, और इसको हमेशा कहेंगे तो सिमेट्री। सिमेट्री क्यों? क्योंकि R जो है वो R के बिल्कुल सेम, ये कभी मिक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप वो सब कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हो जिनमें ये दोनों पार्ट सेम। अब आपको अभी कैसे, तो देखो ये जो आपने लिया इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, देखो आप जैसे कैल्शियम फॉर्मेट, जैसे कैल्शियम एसीटेट। अब देखो दो एग्जांपल मैंने आपको इस कैटेगरी के दिए, देखो अब दोनों में अगर आप हीट का साइन दे दो तो आपको अपना C² दिखाई देना चाहिए। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ये वाला आंसर क्या बनेगा? सर फॉर्मल्डिहाइड। HCOH। ये निकल जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये आंसर, और इसमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया ये रहा, तो देखो ये आंसर। और देखो दोनों ही सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर तो बनेगा फॉरवर्ड, और इसका आंसर मिलेगा एसीटोन। अब बोलिए मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। यस सर। इसमें मैंने एक ही तरह का कैल्शियम सॉल्ट लिया। अब मैं इसमें मिक्सिंग करने जा रहा हूं, तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लो ताकि मिक्सिंग करें तो आपको दिक्कत नहीं हो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर इसमें ऑलवेज सिमेट्रिकल बनेगा? इसमें ऑलवेज सिमेट्रिकल बनेगा सर? सिमेट्रिकल। ये वैल्यू कभी नहीं बदलनी, जो ये वैल्यू वो ये वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू सेम रहेगी आपको। तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें ऑलवेज सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कैसे बनता है वो अब बताओ। इसमें सबसे बड़े ये सिमेट्रिकल, ये देखो ये सिमेट्रिकल, इसमें ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता क्योंकि इसके दोनों पार्ट अलग अलग है। तो इस एग्जांपल से वो नहीं बन सकता, सिमेट्रिकल बन सकता। समझ में आ गया? कल को जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम में दे दिया बेंजोक्विनोन, ऐसा बताइए हमने ये बना दिया, तो कहते हैं बताओ आपने लिया क्या था? तो समझता है देखो आप, तो आपको सिर्फ आर वैल्यू तो पकड़नी है, इसकी आर वैल्यू ये नहीं, इसकी आर वैल्यू ये नहीं, तो फिर इसकी आर वैल्यू क्यों नहीं?
सर नाम याद नहीं आ रहा है। नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट, यानी आर वैल्यू बेंजीन हो गई, तो इसकी जगह पर आप बेंजीन नहीं, और COO और नीचे में वैसी बेंजीन और कैल्शियम से जोड़ देंगे दोनों को। तो आपकी ये वैल्यू होगी, इसको कहते हैं कैल्शियम बेंजोएट। या तो बस समझदारी आपको ये दिखानी आनी चाहिए पेपर पर, इतना सा बेसिक पॉइंट आता है जिसको आपको समझ में आ जाए। तो मैं होप करूँ ये पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। अब अपन इसी बी पार्ट के अंदर इसको मिक्स करने जा रहा हूँ। तो अगर देखो मैंने इसको मिक्स कर दिया तो ये कैसे दिखेगा, अब देखो ये मैंने लिया कैल्शियम एल्कलीनोइड और ये लिया मैंने कैल्शियम एल्कलीनोइड। अब की बात देखो दो मोल्स लिए, लेकिन आप नोट करके देखिए मैंने दो मिक्सचर जो बनाए, ये दोनों मिक्सचर है। और अब आप इसको कर दीजिए हीट, तो जब हीट करोगे तो ये निकालेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी निकालेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो, ये देखो, अब आप चेक करके देखो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो इसका मतलब दो मोल्स आप जब लेते हो तो दोनों से निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो बचा कौन, इधर बचा आपका R, CO एंड R। देखो ये पहला एग्जाम्पल। नंबर दूसरा क्या बचा, नंबर 2 R CO एंड R। और तीसरा नंबर क्या बचा, तीसरा नंबर इसका RCO और इसका R। तो ये आपका RCO और ये आ गया आपका R। तो अब आप चेक करके देखो, दो तो सिमेट्रिकल बन गए, ये दोनों तो बन गए सिमेट्रिकल मिक्सचर में, और ये बन गया अनसिमेट्रिकल। अब आप सोचो आज के बाद आपको जो अनसिमेट्रिकल मिलेगा वो तभी मिलेगा जब दो तरह के कैल्शियम सॉल्ट को मिलेगा। अब आप कहोगे कैसे, देखो मैं मिक्सिंग करता हूं। अब आप देखो जैसे मैंने लिया, मान लो CH3COO, ये CH3COO, ये होगा कैल्शियम एसिटेट, और मान लो इसके अंदर मैंने मिला दिया कैल्शियम का फॉर्मेट। अब आप देख लो आपको अपने तीनों के तीनों कंपाउंड क्या दिखाई देंगे। बना आंसर? सर दो एल्डिहाइड और एक कीटोन। कीटोन कौन सा बन रहा है, कितने कार्बन का कीटोन बन रहा है? सर 3 कार्बन का। कार्बन ये बना आपका एसीटोन। यहां से क्या बना, कौन सा सर? सर फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर दोनों को मिला दो तो कितने कार्बन का क्या बना? सर मीथेनल। क्या बात है? सर नहीं क्या था, सर इथेनल। 3 का बनेगा, तो CH3CO ये ना, और यहाँ से कौन आ जाएगा? H। अब बोले मेरी बात समझ में आगे की नहीं? बात हाँ सर इथेनल बोला था मैं। अब होता क्या है, देखो रखोगा जब इसको कहते हैं बेसिक, जब बेसिक पॉइंट समझ में आता ना, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी दे दे, समझदार बच्चा उसको कर देता है, जो रटता है वो कहता है मैं तो ऐसा पढ़ा ही नहीं सकते। अब देखो एक कांसेप्ट आपने सीख लिया था, अब पेपर में एग्जामिनर आपको ऐसे लिख देते हैं। इसको कहते हैं कैल्शियम एडिपेट, एडिपिक एसिड का
एडिपेट बन गया, जिसका नाम है कैल्शियम एडिपेट। अब सोचो इस कैल्शियम एडिपेट को अगर एग्जाम में गर्म कर दे तो आपका सी स्क्वायर क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, बस ये पूछता है। अब बच्चा कहता है सर हमको तो कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया, हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं। ये वो बच्चे कहते हैं जो हमारे भी होते हैं। जो जीतने वाला बच्चा होता है वो कहता है बेसिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, ढूंढ लो इसमें। सिर्फ शक्लें बदले, शक्लें तो बदलेंगी खूब सारी, बेसिक थोड़ी बदलेंगे। तो सोचो आज भी बेसिक कोई कम नहीं। क्या आपको करना क्या है, हीट करते इसमें क्या चीज निकालनी है, ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब सोचो क्या बच गया, कितने कार्बन का बच गया। देखिए पहले जब आप करिएगा तो 6 कार्बन था, क्या अभी भी 6 कार्बन का है या कम या ज्यादा हो गया? बताओ। कम हो गया। कम हो गया क्योंकि आपने एक कार्बन इसमें निकाल दिया ना। तब केवल कितने कार्बन? 5। कार्बन का कीटोन बन गया साइक्लोहेक्सेनॉन। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 से जुड़ जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। बस तो पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको आना चाहिए, क्लियरिटी ऐसे होनी चाहिए बस। तो चलिए इसको हटाऊं मैं, काम हो गया हमारा कंप्लीट। हटा दूं? यस सर। तो ये हो गया ड्राई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब आते हैं सी पॉइंट पर। अब आते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट में आपका जो है नंबर सी। अब की बार पर ले रहे हैं बाय एसिड क्लोराइड। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बहुत। एसिड क्लोराइड आपने पढ़ी, मैंने करा के रखी ऑलरेडी इसको। इसका नाम है रोजेनमुंड्स। इसका नाम है रोजेनमुंड्स रिडक्शन। इस रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है कि आप लेते हो एसिड का क्लोराइड और एरो पर आप देते हो पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट। आप इसको pyridine के अंदर ले सकते हो, आप इसको क्विनोलिन के अंदर ले सकते हो। तो ये इस समय आपका जो है ये एक कैटालाइटिक पॉइजन। ये मैंने आपको उस समय भी कराया था जब मैं आपको एल्केन्स करा रहा था। तो एल्काइन से अपने एल्कीन बनाते समय इस रीजन में रहा था, वहां मैं नाम देता लिंडास और यहाँ पर मेरे रोजेनमुंड। तो सोचो इस समय ये केवल आपको 2H क्लोराइड थे। अब वो 2H क्या करेंगे, इस एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देंगे ओनली एल्डिहाइड। तो इससे केवल और केवल एल्डिहाइड बनता है, ओनली एल्डिहाइड। इससे कीटोन नहीं बना सकते। तो अगर रोजेनमुंड रिडक्शन में ये रिएजेंट ले रहे हो पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो फिर केवल आंसर बनेगा आपका एसिड का। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर R वैल्यू कभी H नहीं यूज, यानी इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकती, क्योंकि अगर यहाँ H रखोगे तो वो अनस्टेबल है। फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल। आप मैथिल रख सकते हो, एथिल रख सकते हो, बेंजीन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, सब बन जाएंगे। अब आप सोचो जैसे एग्जाम्पल में आपको लिख के दे दिया, फॉर एग्जांपल ये सब एक क्या था जिसमें पैलेडियम बेरियम सल्फेट डालने पर बेंजोटिहाइड बना। तो अब तुरंत समझ जाओगे कि आपने क्या लिया होगा। H की जगह में Cl हो जाएगा। क्या लिया था? नाम बोल नाम। याद था ना, नाम जरूरी है भैया। बेंजीन क्लोराइड होगा क्या? बेंजेल सर, बेंजोइल एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं ना वैसे। इसको कहते हैं फेनिल क्लोराइड होगा क्या? क्लोराइड। तो देखो ये आंसर सर नेम क्या बोले? कैपिटल नेम बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल सर फेनिल नहीं बोल सकते इसको? क्या बोल सकते? फेनिल फेनिल किसे बोलोगे?
ये बेंजो ग्रुप आ गया ना, हाँ तो बेंजो बोलते हैं इसको। तो ये रोजनमोल रिडक्शन आपका कंप्लीट। अब नंबर डी, नंबर डी, नंबर डी में एक रिएजेंट आता है जिसको बोलते हैं डायबल। इसका नाम है डायबल ए, सॉरी डायबल एच। तो डायबल एच का असली मतलब क्या है? इस डायबल का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। ये होता है देखो रिएजेंट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक स्पेशल रिएजेंट है, ये 3 कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब वो 3 कंपाउंड कौन कौन है आपको क्लियर कर दो। नंबर ए, नंबर 1 एसिड का क्लोराइड या एस्टर या साइनाइड। ये डायबल जो होता है वो इन 3 में से किसी को भी लोगे तो उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना देगा। ये आपके लिए सीधा पॉइंट, इन सब का रिडक्शन हो जाएगा और आपको मिलेगा एप्रोप्रिएट एल्डिहाइड। ये सब रिड्यूस करता है डायबल। तो डायबल जो होता है कि वो 3 कंपाउंड पे काम करता है, एसिड क्लोराइड, एस्टर और साइनाइड। ये सब के सब एसिड के डेरिवेटिव्स। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको रट लो आप। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, ओनली एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं। ये सब रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड की है। इसके बाद नंबर ई, नंबर ई में लेते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर एसिड क्लोराइड, लेकिन साथ में आपको मिलाना है डाई एल्किल कैडमियम। ये देखो एसिड क्लोराइड के साथ डाई एल्किल कैडमियम। अब इसमें ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर मेटल के साथ देखो ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ गया कार्बन। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपको क्या करेगा, यहां से देगा R नेगेटिव। अब ये अब ये जो R नेगेटिव है वो R नेगेटिव क्या होगा कि सीधा इस क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होगा। अब देखो आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये आपका R, इसमें R डैश कर देता हूं, तो ये आपका R डैश, ये CO और ये डाई का R। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यहाँ कभी H नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी कभी H नहीं आ सकता। इसका मतलब क्लियर है कि जब भी बनेगा ओनली कीटोन। अब एक बार क्वेश्चन आ गया था कि साहब हम इसमें GR क्यों नहीं ले सकते। अब मैं आपको बता दूं GR क्यों नहीं लेते, क्योंकि GR की रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है। ये देखो RNGX, ये मोर रिएक्टिव है डाई एल्किल कैडमियम के कंपैरिजन में। इसकी रिएक्टिविटी फास्ट, तो आपको कैसा रिएक्टिविटी फास्ट होने से क्या होगा, तो रिएक्टिविटी फास्ट होने से ये तो आ गया R नेगेटिव, ये भी वही सेम काम करेगा। तो देखो ये बन गया आपका R डैश CO एंड R, देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। लेकिन आपको कैसे ये चेंज क्यों है, इसका रीजन बताओ कि जैसे ये बनता है इसके ऊपर दूसरा GR तेजी से अटैक। अब सोचो अगर ये वाला R भी अटैक कर गया तो आपका ये कीटोन रुक ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या बनेगा, ये देखो आपका कंपाउंड बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। ये देखिए ये देखिए, ये अभी मैंने बोला, तो ये देखो अब देखो टर्शियरी अल्कोहल यहाँ बना आपका टर्शियरी अल्कोहल। इसे पेपर में एग्जाम में पूछता है कि सब आप यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना, कीटोन बनाना है, तो इस कीटोन के लिए आपको यहाँ पर डाई एल्किल कैडमियम यूज करना चाहिए कि GR। तो हमेशा ध्यान रखना आप कहोगे डाई एल्किल कैडमियम, बिकॉज डाई एल्किल कैडमियम इज लेसर रिएक्टिव देन GR। क्योंकि GR क्या करता है, जैसे ही रिएक्ट करके कीटोन तक पहुंचता है, कीटोन फिर रिएक्टिव R से रिएक्ट करके इसको टर्शियरी अल्कोहल तक पहुंचाता है।
तो नोट कर लीजिए बेटा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो गया स्नैपशॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद लेते हैं नंबर एफ। नंबर एफ का नाम है स्टीफन्स रिएक्शन। ये है आपकी एफ रिएक्शन जिसका नाम है स्टीफन्स रिएक्शन। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें करते क्या है, मैं आपको हिंट दूं, ये है इसकी प्रोसेस। आप इसके लिए लिखते हो साइनाइड। एल्किल का साइनाइड, यहाँ आपकी वैल्यू मर्जी है जो लगाना, H लगाओ तो H लगाओ, मैथी लगाओ तो मैथी लगाओ, फेनी लगाओ तो फेनी चढ़ जाती है। और एरो 2 पर लिखा जाता है SnCl2 + HCl। तो SnCl और HCl क्या करेंगे, रिएक्ट करके आपको देंगे 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन इस साइनाइड को पार्शियल यानी कि आंशिक अपचयित कर देंगे। पार्शियल का मतलब होगा केवल एक H के पास और एक H के पास। तो ऐसी कैटेगरी को नाम दिया जाता है एंड, और ये नाम आता है इमीन। तो कंपाउंड का नाम हो गया एंडामीन। एंड इसके तरफ बोलते हैं और इमीन इसके तरफ बोलते हैं। तो ये गाड़ी रुक गई एंडामीन। अब क्या करता है एग्जामिनर, इस एंडामीन को कर देता है हाइड्रोलाइसिस। ये लो साहब, इसका जल अपघटन कर देता है। अब आप सोचोगे इसका हम कर दे जल अपघटन, ये तो जल अपघटन करते देखो ये कौन है, Aldehyde और अमोनिया सर। ये देखो आप, ये तो निकल गया अमोनिया, अमोनिया के इस बार, लेकिन ये हाँ। कौन से देखो आप, ये रहा आ, ये रहा आपका सी, यहाँ आपका आ चुका था H, और ये आपका पिंक कलर से आ गया O, तो देखो ये बन गया एल्डिहाइड। तो इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। अब सोचो ये जो मैंने इक्वेशन की, ये सिर्फ एक बार करनी है। असली में जब पेपर में आएगी तो पेपर में ऐसी लिखी जाएगी R(C)N, एरो के ऊपर लिखा हुआ आएगा नंबर 1 SnCl2 + एसिडिक मीडियम एंड नंबर 2 हाइड्रोलाइसिस A, ये लिखा हुआ है। अब आप पहचान जाओ देखो रिएक्शन की वैल्यू। तो इसका C² कैसे निकालना है आपकी समझदारी प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सीखो कि ये कंडीशन स्टीफेंस रिएक्शन है, और इस स्टीफेंस रिएक्शन की जनरलाइजेशन अपने घर पे लिख के रख लो कि जितने कार्बन का साइनाइड देते हो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। ये सिग्नल है तो ताकि आप स्पीड से काम कर सको। तो आपका आंसर होगा ये रहा R, ये रहा C, ये बन गया आपका एप्रोप्रिएट। जैसे मैंने लिख दिया मान लो CH3CH2Cl, और एरो के ऊपर ये कंडीशन लिख के पूछ लिया B क्या, तो आप देखो एसिटाल्डिहाइड। कितने कार्बन का एल्डिहाइड, सर 3 कार्बन का हो। 2 और 3 खत्म हो गया। तो बोलिए मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? पॉइंट क्लियर? यस सर। यस। तो ये लीजिए अपना प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो गया। इसको हटाने जा रहा हूँ, आप एंट्री करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लीजिए सामने इसको हटा दिया, प्रिपरेशन होता चलो सर। अब लेते हैं इसके अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टीज और कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बन ग्रुप्स। मेबी एल्डिहाइड मेबी कीटोन, वैसे मतलब है तो इसका मतलब तो इसकी सारी रिएक्शन इस वाले पॉइंट पर आती है। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं वो समझ लीजिए।
सबसे पहले अपन लेने जा रहे हैं नंबर 1 में पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये ग्रुप की पोलैरिटी, ये हमारा हेडिंग है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। सारा गेम इसी का क्या होती है पोलैरिटी अगर मैं बताऊं तो पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवीकरण। अब आपको कैसे ध्रुवीकरण क्या है तो गौर से देखो, ये जो कार्बोनाइल है ये रेजोनेंस कर रहा है। ये देखो ये आपका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नंबर 1। जब ये रेजोनेंस करता है तो कार्बोनाइल ग्रुप आता है ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। तो ये दोनों में एक दूसरे में रेजोनेंस करते रहते हैं। ये बैक साइड वापस जाएगा तो ये वापस कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, तो ये रेजोनेंस होती है। लेकिन आप सब जानते हो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल या रियल होते हैं RH। तो फिर इसका RH क्या है, तो इन दोनों का जो RH है वो RH है ये देखिए, ये है इसका RH, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग। ये पोलैरिटी, इस पोलैरिटी का मतलब ये हो रहा है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके पाई के इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ऑक्सीजन की ओर होते हुए, यानी अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसा बनाऊं, ये देखो अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं यूं बनाऊं तो ये जो पाई का ग्राउंड है ये ज्यादातर हिस्सा अपना ऑक्सीजन की तरफ रखती है। अब आप देखो आपका ये जो कमी है वो तो पॉजिटिव है और जो अधिकता है वो ये नेगेटिव, ये होती है पोलैरिटी। इसका आजकल कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन का आप कंपाउंड लोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन के बाहर रहता है, यानी ये कंडीशन को बनाए रखता है इस तरह से। देखो हाइट, इसको कहते हैं पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। पहला पॉइंट क्लियर। अब आता है दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है कि सब आपका एल्डिहाइड कीटोन कौन से टाइप की रिएक्शन देंगे फिर इसके बेस पर। तो आपका सेकंड पॉइंट है कि ये आपका जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं एक्सिली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसका मतलब इसमें RDS के अंदर न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करता है। अब आपको कैसे अगर मैं बात करूं तो गौर से देखो, इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे। आपने लिया कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, देखो ये रहा सब्सट्रेट, ये सब्सट्रेट, ये मैं करने जा रहा हूं रिएक्शन। जब आप नॉर्मल रिएक्शन करोगे तो ऐसे करोगे, ये सब्सट्रेट है, आपने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों डाल दिए, इसको कहते हैं रिएजेंट। ये रिएजेंट। अब रिएक्शन में क्या होगा गौर से देखो, रिएक्शन में आपको साफ दिख रहा है पोलैरिटी हो रही है, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव जाएगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम इस रिएजेंट को तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल, और इसकी बारे में नॉलेज दे दी। आपको अच्छे से पता है कि पाई का ग्राउंड ऊपर क्यों घूमने लगे। अब सोचो अपोजिट चार्जेस को जोड़ना ही तो है, तो सोचिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिल जाएगा एडिशनल प्रोडक्ट। तो सोचिए C से कौन जुड़ेगा और आपके O से कौन जुड़ेगा, तो C पे किसको जोड़ूंगा, NU C से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगी, सर C से NU और O से E। तो इसको बोलते हैं एडक्ट, यानी कि एडिशन प्रोडक्ट। ये होती है रिएक्शन, इसको तो कहते हैं रिएक्शन। इसका फिर हमने मैकेनिज्म शो नहीं किया। अब मैकेनिज्म आएगी ये वाली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपको मैकेनिज्म कैसे होगी, तो सोचिए ये जो आपका सबस्ट्रेट है इसमें सबसे पहला अटैक इन दोनों में से कौन करेगा, ये बदनाम। तो बोले इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखो नाम में दिख रहा है साहब, कौन पहला अटैक कर रहा है, सर उसके नीचे वाले ब्रैकेट का दिख नहीं रहा है। कौन से ब्रैकेट का, सर ये ब्रैकेट में लिखे ना रिएजेंट के बाद वाला, जो प्रोडक्ट के नीचे लिखी हो ना वो नहीं दिख रहा था। हाँ दिखा, हाँ हाँ दिख गया। अब आप गौर से देखो इस सबस्ट्रेट पे मैकेनिज्म में ये है फर्स्ट स्टेप, ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। तो रिएक्शन की ये मैकेनिज्म है,
तो पहले स्टेप में इस एंगल से न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन पे। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रोफाइल ये होती है आरबीएस, स्लो स्टेप है, तो सोचिए इसका मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन पर, ये और ये बना आपका ऑक्सी एनाइन। ये होता है पहला स्टेप, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में in RDS in slow step always nucleophile attack at carbon of carbonyl group, carbonyl group के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, पहला स्टेप वो बनता है ऑक्सी एनाइन। अब इस ऑक्सी एनाइन पर तेजी से फास्ट अटैक होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सीधा ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और जब आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो मैंने रिएक्शन भी कर दी और मैकेनिज्म भी बता दिया कि ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें एक नई चीज और जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो देखो ये मैं अगला पॉइंट लेने जा रहा हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब पहले इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाओ। आप ये जो कार्बोनाइल ग्रुप देख रहे हो, ये कार्बोनाइल ग्रुप इस तरीके से देखो स्पेस में, ये ऐसे। अब इसको फील करो, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय इस कार्बन की एक वैलेंसी तो आपकी तरफ आ रही है निकली हुई, यानी इस समय ये कंडीशन नहीं होगी। देखो ये अंक आपकी तरफ आ रहा है ना, ये राउंड का, ये चीजें देखो, और ये वाली उनकी पीछे जा रही है देखो ये, और आपका ऑक्सीजन पेपर के प्लेन पर ये होते, तो एक जिस समय ये कंडीशन बनी हुई है इस ग्रुप की, एकदम बिल्कुल प्लेन है, देखो ना ऊपर कोई स्टेरिक इंडेक्स है ना नीचे कोई है। अब सोचो जब इसके अंदर हम न्यूक्लियोफाइल डालेंगे ये, तो सोचिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन पे अटैक करेगा, तो सोचो वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और वो रियर अटैक भी कर सकता है, जब इसको दोनों जगह तो 50% तो वो फ्रंट अटैक कर सकता है और 50% वो रियर। तो आपको अच्छी तरह पता है ये बात, आप पहले भी कर चुके हो कि 50% फ्रंट होगा, 50% अगर रियर होगा तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर या ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रासायनिक मिक्सचर। इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे दो प्रोडक्ट का मतलब होगा कि आपका ये तो गैस्ट्रोलियो वाला, ये आपने रियर अटैक नीचे से कर दिया, और दूसरा आप प्रोडक्ट देखो ये सी, ये देखो आप ये आपका O नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया। अब आप चेक करके देखो ये जो बना, अगर ये R है तो ये आपका S है, और दोनों को मिला दो तो अपन नाम क्या देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। इसको कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आज के बाद यदि एल्डिहाइड कीटोन में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो 50% फ्रंट होंगे और 50% रियर अटैक होंगे और बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर बोलना कब है, जब ये दोनों वैलेंसी अलग अलग हो, क्योंकि कल को मान लो ये दोनों वैलेंसी एक जैसी होगी तो फिर रेसिमिक तो किरेल तो बनेगी, किरेल बनने के लिए इन दोनों का अलग अलग होना जरूरी है। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि इसका आगे की बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर। यस। तो आपके सामने कार्बोनाइल कंपाउंड एक पोलर ग्रुप है और इस पोलरिटी के कारण वो अपने अंदर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पर, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके डेल्टा प्लस से न्यूक्लियोफाइल तेजी से भागते होता है और यहां आता है डेल्टा नेगेटिव। तो पहला न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और आपको ध्यान है रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी हमेशा रिएक्टिविटी या रेट को डिसाइड करता है। तो सोचो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी रेट पास होगी, कि ये डेल्टा प्लस कम होगा तो रेट पास होगा। सोच के जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा होगा। मेरी बात को वापस सोचना, मैं जो कह रहा हूँ ये आरडीएस है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इस कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो
इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक रेट पे डिपेंड करती है। तो आप सोचो न्यूक्लियोफाइल जितना फास्ट अटैक करेगा उतनी रेट फास्ट होगी। तो ये फास्ट अटैक क्यों करेगा? तो जितना डेल्टा प्लस यहाँ पर ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल दौड़कर यहाँ पर अटैक करेगा। तो सोचिए इसका मतलब जो मैं पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट ये वाला, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट या रिएक्टिविटी, ये देखो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट या रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? The reactivity is directly proportional to magnitude of delta plus, यानी मीन्स इस पे जितना डेल्टा प्लस ज्यादा होगा उतनी इसकी अटैक रेट फास्ट होगी। मैग्नीट्यूड परिमाण। अब ये परिमाण आप दिमाग लगाओ, स्टेरिक हिंड्रेंस से कम हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है त्रिविम बाधा। तो ये चीज पे त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए क्योंकि तो अटैक करने आने वाला है, उसको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ जाओ, या मैं दूसरी बात में बोलूं तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट एंड इनवर्सली इफेक्ट टू प्लस इफेक्ट। इसका मतलब आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पर प्लस इफेक्ट लगा दूं तो कम हो जाएगा। तो आपने अगर मान लो यहाँ प्लस इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन का धक्का लगने से ये कम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। हमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा चाहिए तो हमें माइनस इफेक्ट रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ कमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी ये मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक रेट फास्ट होगा। आज के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि सर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाए तो उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इसकी डेल्टा प्लस पे डिपेंड करती है और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा, तो ये रेट बढ़ जाएगी। या जितना माइनस इफेक्ट लगेगा तो रेट बढ़ेगी, लेकिन जितना प्लस इफेक्ट लगेगा तो ये कम हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये बात रिपीट करता हूं। आज हटा दो बेटा ये। अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, मान लो मैंने ले लिया कोई भी एल्डिहाइड और मान लो मैंने ले लिया कीटोन। तो आप अपने दिमाग का यूज करके बताओ किसका डेल्टा प्लस या रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कौन न्यूक्लियोफाइल के लिए तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा या किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट ज्यादा होगा? सर थर्ड वाले में, क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं। प्लस आई की ज्यादा है, सर फर्स्ट वाला आएगा। फर्स्ट वाले लिखा था दिमाग तो रेट किस पे है, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली है? शायद डायरेक्टली है। डायरेक्टली है। अरे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये प्लस लगेगा तो सारा डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसमें देखो आपका ये स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हो गया देखो, और इसमें देखो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो सोच के बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रेट किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की या फिर कीटोन्स की? फर्स्ट वाले। आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल तेजी जोड़ के जाएगा तो ये दोनों तो कुछ भी फोर्स नहीं लगा, पोलैरिटी बहुत बढ़िया चल रही है। देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो घूम रहा है यहाँ पर, देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सब में घूम रहे हैं, लेकिन उस डेल्टा प्लस को ये कम कर रहा है, प्लस आई के प्लस इसका इसके सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि प्लस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी।
मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आना बंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर किया। अब आप सोचो यही पॉइंट कल को लिखा हुआ आ जाता CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और बेंजोइक, अब तीनों एल्डिहाइड। फिर दिमाग लगाओ, इन तीनों में किसमें रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का फास्ट? सर लास्ट वाला सर थर्ड वाला माइनस आई, बेंजीन रिंग तो खींचता है इलेक्ट्रॉन ना। तो माइनस आई में क्या बंगाली में बोला तो? हाँ तो उर्दू में बोला। अरे अकलमंद तो देखो यहाँ पर, इसमें प्लस आएगा तो ये रेजोनेंस में घुस जाएगा ना, तो रेजोनेंस होने पे क्या ये यहाँ पर मिलेगा क्या? नो सर। नहीं मिलेगा तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास आएगा? रिंग में थोड़ी जाना न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को तो कार्बन पे आ रहा है, तो आपने इस प्लस को तो कम कर दिया ना, आपने उसको रेजोनेंस में डाल दिया। तो सोचो रिएक्टिविटी ज्यादा हुई कि रिएक्टिविटी कम हुई? कम हो गई। कम हो गई। तो सोचो इन तीनों में ये आपका मैथिल, ये आपका एथिल और ये आपका बेंजीन, तो किसकी रिएक्टिविटी फास्ट? मैथिल। ये देन आपका ऑर्डर, तो स्टेरिक इंटरेस्ट देखो, ये छोटा ग्रुप ये बड़ा ग्रुप, इसका प्लस ज्यादा इसका प्लस कम, और ये तो सबसे पीछे रहेगा क्योंकि रेजोनेंस दिखा रहा है। अब सोचो नंबर थर्ड पर मैंने ऐसे लिख दिया CH3COCH3 और मैं लिख दिया CH3CH2CO CH2CH3 और यहाँ मैंने लिख दिया बेंजीन रिंग के साथ। तो अब आप चेक करके फिर सोचो सारे कीटोन। सर सेकंड वाले को एक बार बताओ ना, किसका सेकंड वाले को? वो जो सेकंड का ऑर्डर कैसे लाए हुए थे। देखो इस वाले में प्लस इफेक्ट, ये देखो इसका प्लस इफेक्ट, इन दोनों को पहले कंपेयर करो। तो किसके पास प्लस वैल्यू ज्यादा है या स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा है? सर सेकंड वाले के पास। तो और आपको ध्यान है स्टेरिक इंटरेस्ट या प्लस वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है, रेट क्या होती है उसकी, रिएक्टिविटी क्या होती है? कम हो कम जाती होती है। इसका मतलब दोनों कम हो गया, कंफर्म हो गया। इसमें हाँ। क्या हो रहा है गौर से देखो, इसमें जब डेल्टा प्लस आप ला रहे हो, ये रहा आपका डेल्टा प्लस, अब सोचो तो सोचो ये डेल्टा प्लस तो इसके साथ रेजोनेंस करने घुस जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या वो इस कार्बन पे टिका क्या? नहीं। इसी कार्बन पर तो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या इस कार्बन पर ये प्लस मैग्नीट्यूड में रुका क्या? नो सर। दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड और न्यूक्लियोफाइल आएगा किसके पास? उसको तो रिंग में डाल दिया आपने, तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक की रेट यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। यही पॉइंट यहाँ सोचो। सर सेम ऑर्डर आएगा। सर इसमें तो फर्स्ट आएगा पहले। अब सोचो किसकी रिएक्टिविटी कीटोन में ज्यादा है? सेम ऑर्डर आएगा सर। सेम ऑर्डर आएगा, तो देखो ये क्योंकि स्टेरिक वैल्यू कम है, उसका स्टेरिक वैल्यू ज्यादा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल इसकी तरह है। और वही पॉइंट जब यहाँ पर आगे डेल्टा तो इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ वाली कम हो जाएगी, तो यही सेम ऑर्डर है। तो मैं होप करूं मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। यस सर। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर। आज के बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन पे जितना डेल्टा प्लस ज्यादा होगा रेट उतनी फास्ट। नोट कर लीजिए। हटा दो इसको। सर थर्ड वाला मत मिटाना। मिटने के बाद बोलती मत मिटाना। अरे चलो तो पूरा मिट गया। लास्ट ही बचा है। सर हो गया। लेना, ये आरती स्क्रीनशॉट रखी होगी, भेज देगी। अच्छा हाँ भाई ले लेना। ये तो अरे टेक्निकल पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं रिएक्शंस पर। जैसे सबसे पहली रिएक्शन लेना हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ये देखो। अब रिएक्शन पूरी क्यों है, तो कैसे, ये देखो ये आपने लिया कार्बोनाइल, एरो पे लिखा हुआ आएगा हाइड्रोजन साइनाइड एसिडिक मीडियम में,
अब सोचो आपके सामने आंसर जो सीख कर आया डायरेक्ट, आपको अच्छे से पता है ये क्या कर रहा है, जो आपने पीछे सीखा वो दिमाग में क्या कर रहा है, ये पाई का क्लोज कहाँ भेज रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ठीक है। और ये जब अपने आप को ब्रेक करेगा तो H प्लस एंड Cl माइनस, तो सोचिए आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। OH और C के साथ CN। बिल्कुल सही। देखो इसका मतलब इस O पर तो कौन अटैक करेगा, H H3 पॉजिटिव है। तो मैकेनिज्म आपको आती है, इसे बार-बार करने की जरूरत अब नहीं है। मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह पता है कि इस HCl से पहला Cl अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा RBS में, वो सबसे पहले कार्बन में जाएगा यहाँ पर, जिससे पाइक्लोराइड लो पे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव प्रोटॉन को पकड़कर प्रोडक्ट बना देगा। इस प्रोडक्ट का नाम है साइनोहाइड्रीन। ये प्रोडक्ट हो जाता है साइनोहाइड्रीन। अब ये हमारे इसकी रिएक्शन भी दिख गई, इसकी मैकेनिज्म में याद हो गई। अब हमें रिएक्शंस करनी। अब पेपर में क्या है, पेपर में ऐसा लिखा हुआ है CH3CHO, एरो के ऊपर लिखा हुआ है HCl और लिखा हुआ है A will B। अब दो तरह के क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। मान लो पहला आया नंबर A, नंबर B, नंबर C, नंबर D। पहला नाम आया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, दूसरा नाम आया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, तीसरे नंबर पर आया एसीटोन साइनोहाइड्रीन, चौथे पे लिखा हुआ आ गया बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो सबसे पहले ढूंढो क्या आप अपना आंसर बना पाओगे। ये आएगा क्या? बोलिए क्या इसका आंसर बन पाएगा। ये सर बी एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइड। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? नो नो सर। नो सर। क्या ये एसीटोन है? कतई नहीं सर। नो नो सर। क्या ये बेंजोइक नो सर। नो No, सर sir. ये तो है? हाँ सर बिल्कुल है। अब आप समझ गए होंगे आपने क्यों इसको बनाया है। CH3 C O पे किसको जोड़ा होगा, H, और इस C पे कौन आगे जुड़ा होगा, ये Cl। तो आपको इसका स्ट्रक्चर दिख गया। सर हाइड साइनोहाइड्रीन। सर साइनोहाइड्रीन में तो एक हाइड्रो मतलब एक कार्बन तो हो ही रहा है ना, एक कार्बन, मतलब एक साइनोहाइड्रीन बोलने से तो एक कार्बन उस पे आ ही रहा है ना, तो फिर फॉर्मल। ये कार्बन कितने हैं, देखो इसमें कितने कार्बन है, सर दो है। तो और इसमें कितने हैं, हाँ तो इसमें दो कौन सी है? हाँ सर अब समझ आ गया। फिर आगे देखो कार्बन वैसे भी ये तो कॉमन नेम है ना, तो उसमें कहाँ आएगा। हाँ एसिटल्डिहाइड में दो कार्बन और साइनोहाइड्रीन में साइनोहाइड्रीन कार्बन प्रोटीन हो गया राइट। फॉरवर्ड हाँ सर अब समझ गई। अब दूसरा क्वेश्चन यही से अब की बार लिखा हुआ आएगा A B C and D एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। यहाँ लिखा आएगा प्लस, यहाँ लिखा आएगा माइनस, यहाँ लिखा आएगा प्लस माइनस और यहाँ लिखा आएगा मीजो। अब ये जिस बच्चे को मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री पता है वो सही आंसर पकड़ पाएगा। सर लास्ट में क्या लिखा है, मीजो? तो अब आप सोचो आपका आंसर किन में दी बेस्ट कौन सा होगा। सर प्लस माइनस वाला। हाँ बिल्कुल सही, तो क्योंकि आप मैकेनिज्म जानते हो 50% फ्रंट अटैक होंगे 50% रियर, तो आपको मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। तो आपका टाइम फाइनल आंसर है। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं।
यस सर। चलिए तो स्नैपशॉट कर लीजिए, ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब देखो सेकंड रिएक्शन आपने की भी, सेकंड रिएक्शन की भी आपने, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ये मैं जीआर में कंप्लीट करा चुका हूं। देखो कौन सी रिएक्शन थी कि देखो ये लिया आपने कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां पर आपने रिएक्शन कराई R Mg और ये X रिगार्ड्स, और साथ में एरो के ऊपर लिख दिया वाटर। तो आप सोचिए क्या आप इस प्रोडक्ट को बना पा रहे हो? मैकेनिज्म वही टॉक्सिक का है। तो सोच के बताओ इसका आंसर क्या है, जो आप ऑलरेडी कर चुके दो बार। मैकेनिज्म वही तरीका हुई। तो इसके बारे में आपको पता है ये कैसे काम करता है। तो इसकी तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब वो कहाँ घूम रहा है आपको अच्छे से पता है, कहाँ घुमाऊं? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन चला के देखिए। अब आ रहे हैं तो क्या देगा आपको? आर बस निकलेगा उससे बाहर, लगा जी। कार्बन के पास जुड़ेगा और अटैच हो जाएगा जाके। अब ये काम नहीं करेगा, भले लड़की वो पटर पटर कार्बन के पास, कार्बन के पास। कार्बन के पास ये वाला है ना। आप देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। देखो ये ना, ये है RDS, जिसमें आप देखो ये O में तो चला गया नेगेटिव और ये जुड़ गया आपका। ये पहला स्टेप कंप्लीट। फिर सेकंड स्टेप के अंदर अब इस H3O में से क्या निकला, OH, जिससे ये प्रोटॉन निकला। अब ये जाके इस वाले से जुड़ जाएगा। तो सोचो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखो ये रस्सी, ये O। अब बताओ कौन कहाँ जुड़ा हुआ है? बोलो सी पे क्या करूं? ओ OH के पास है। ये कौन है? सर वो ROH। एच रिएक्शन देखो, अरे न्यूक्लियोफाइल को लेकर कराना है तो न्यूक्लियोफाइल आ तो सी के पास न्यूक्लियोफाइल आगे देखो, और इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन की फॉर्म में बात करो तो ये बन गया प्रोटॉन। तो सोचो इसका मतलब ये रिएक्शन आप कर चुके हो, मैंने होमवर्क भी दिया था इसका, पर आप याद रखते हो इस ये रिएक्शन हो गई, ये मैकेनिज्म है इक्वल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप सोचो पेपर में ऐसा लिखा हुआ है CH3CH2, एरो के ऊपर लिखा हुआ है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन एसिड। तो क्या आप अपना आंसर फटाफट चेक नहीं कर सकते क्या? दिखेगा आंसर देखो? यस सर। प्रैक्टिस करने का है इसको। कार्बन के पास CH3 जुड़ जाएगा आगे। आपको साथ देखना चाहिए कि आंसर कितने कार्बन का होना चाहिए? 3 3, जो कि 2 तो ये रहे और एक न्यूक्लियोफाइल से। ये कितने कार्बन का? 3। पहला पॉइंट। अब बताओ अल्कोहल कौन सा, प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शियरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब आ गया सेकेंडरी। अब बताओ मेरे पास समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये अब आ गई नंबर 3 इक्वेशन। नंबर 3 अपन ले जा रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बिल्कुल वही रिएक्शन जो भी सीख कर रहे हैं, तो बहुत अंतर आपको नहीं करना। ये रहा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, देखो ये सेम वही तरीका। कौन कहां जा रहा है आपको पता है, ये आप दिमाग में चलाते रहो।
और ये एरो पे रख दिया सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड। ये सोडियम बाइसल्फाइड है, अंदर का देखिए। अब देखो इसके अंदर क्या होने जा रहा है, ये टूट रहा है 3 टुकड़ों में, ये 3 टुकड़े टूट रहे हैं। पहला यहां से निकल गया H+, यहां से निकला सल्फाइड आयन और यहां से निकला सोडियम प्लस। अब बताएं तीनों में से अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पहले इन तीनों में न्यूक्लियोफाइल कौन है? H+। सर SO3 है ना। ये कैसे होगा, ऐसे क्यों होगा? न्यूक्लियोफाइल ये जाएगा सीधे इस कार्बन के पास और पाइलेट को घुमा देगा। और अब देखो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ये रहा आपका O, यहां जुड़ गया आपका O, ये देखो ये रहा O, ये आपका SO NO नेगेटिव। अब देखो इसके साथ जुड़ गया सोडियम, तो ये बनेगा सॉल्ट, उसके साथ H। तो देखो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपको सिंपल सी केवल एडिशन दिखानी है, कुछ खास नहीं। इसमें मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि न्यूक्लियोफाइल गिरा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम सेम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये होता है बेटा व्हाइट कलर के क्रिस्टल, सॉलिड होता है, जबकि ये कंपाउंड होता है लिक्विड। तो सोचो हमने लिक्विड को सॉलिड कर दिया। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। अब बस पेपर में ये चीज बदलती रहेगी, ये बदलती है। अब समझदार बच्चा सिर्फ इसको फटाफट देख लेता है और अपने कंपाउंड का नाम सोच लेता है। जैसे देखो इस समय इस वैल्यू पे देखो ये रहा आपकी एक वैलेंसी CH3 एक वैलेंसी H, तो देखो यहाँ सीधे प्रोडक्ट नाम का जाएगा हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है। बस ये दो वैलेंसी एग्जामिनर बदलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल से हुआ बताओ तो फिर से, तो क्रिस्टल क्या वो हुआ? क्रिस्टल सोडियम सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। हाँ, क्रिस्टल कैसे हो गया? क्वेश्चन कैसे बनेगा? अरे क्रिस्टल बन जाता है, वैसा है लिक्विड के बाद वो क्रिस्टल आता है, ऐसा होता है, क्या होता है? बता रहे सर, सुन। एरो के ऊपर लिखा आएगा सोडियम बाइसल्फाइड और पूछेगा कि होगा। अब नीचे ऑप्शन दे देगा कि बी सी और डी। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, या लिख देगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो आप अपने आंसर का चेक आप खुद करोगे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। बी। बी, क्योंकि ये कंपाउंड कौन है? एसिटल्डिहाइड, इसका नाम भी होगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अब जैसे कल को मान लीजिए देगा ये दे दिया। अब आप इसका नाम बता सकते हो? बोलो। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी होती है, बहुत सिंपल। बच्चे को पता होना चाहिए कि देखो बेंजोइट। ये रहा, देखो ये रहा स्ट्रक्चर।
ये आपकी प्रैक्टिस होगी। ये दो वैलेंसी आपको रखनी है। सर इसके ऑप्शन तो पहले वाले जैसे है। है बेटा, अब आप सोचो इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ क्या आएगा देखिए। अगर ये में यहाँ लगाए तो 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 इसका कंपाउंड का नाम क्या आएगा? सर बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ तो इसका फोर्थ है। मैं भी वही बोलने वाला था, फोर्थ ऑप्शन है। बेंजल्डिहाइड फोर्थ सोडियम बाइसल्फाइड। अब जैसे ये लिखा हुआ आ गया, ए वाला आ गया, ऐसे वाला। ये दो वैलेंसी मैंने बदल दी। देखो अब उन दो वैलेंसी को पकड़ो, क्या है वो? सर ए वाला ये वाला। एसीटोन। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर करके नाम तैयार किया करो। सर एक बार सी वाला भी बना दो ना, कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड वाला। क्या बात करती आप बताओ। सर मेरे को तो यहाँ पर भी वैसे ही कंफ्यूजन लगता है। इन दोनों वैलेंसी में क्या आएगा? एक क्या? एच आ जाएगा। एच हो जाएगा, और ये वाली? वो भी एच हो जाएगा। सोचो यहाँ क्या आएगा? एच यहाँ भी क्या आएगा? एच सही होगा सर ऐसे। हाँ हो गया। हाँ सर। आप समझ में आ गया? हाँ सर। ये सर नाम में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। प्रॉब्लम ये होगा, हम करते हैं कि प्रैक्टिस नाम में कोई प्रैक्टिस करोगे सब होगा। हर चीज करने से होगी, अदरवाइज आप सोचो मैं 4 चीजें रट लूं और उसमें से पेपर आ जाएगा तो नहीं समझो। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं इसका हिंट दे देता हूँ। इस रिएक्शन में खासियत क्या है कि ये रिएक्शन जो होती है ओनली बाय, कौन दे सकता है? ये रिएक्शन होती है ओनली बाय एल्डिहाइड्स। जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनसे होती है। एंड मेथिल कीटोन्स, यानी इस तरह के कंपाउंड से, क्योंकि इसमें स्टेरिक वैल्यू कम होती है। एल्डिहाइड का आपको ध्यान है H होता है तो स्टेरिक, क्योंकि साइड बड़ा है। तो ये जो रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली। तो अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो उसका साइड छोटा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन कीटोन्स के अंदर कौन दे सकते हैं? मेथिल कीटोन्स, क्योंकि मेथिल का साइड भी छोटा है। अब कल को मैं ऐसे लिख देता CH3CH2CO CH2 एंड CH3। तो सोच के बताओ क्या ये कीटोन इन दो कैटेगरी से आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। रीजन क्योंकि इसका साइज और इसका साइज इतना बड़ा है कि ये जो आप देखो अगर ये अगर पकड़ लेगा तो ऐसे इसके अटैक क्रिएट ना होंगे, ये रिएक्शन शुरू नहीं करेगा। तो आज के बाद ये रिएक्शन केवल ये दो कैटेगरी के कंपाउंड ही शो कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया स्लाइड शॉट? डाउन? यस सर। हाँ हाँ, अब देखो रिएक्शन नंबर नेक्स्ट। अब की बार रिएक्शन लेनी है विद अल्कोहल्स। हालांकि रिएक्शन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पैटर्न की जो पैटर्न कर रहे हैं। तो अब की बार अपन लेने जा रहे हैं रिएक्शन विद अल्कोहल्स। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी इसको समझ लो। ये आपने लिया कार्बोनाइल, आपकी चॉइस एग्जाम में यहाँ बदलेगा उसके तैयार हो। ये सब्सट्रेट एल्डिहाइड कीटोन, आपने इसके अंदर डाल दिया अल्कोहल। देखो अल्कोहल को लिखने का तरीका मैं थोड़ा चेंज कर लिखा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके अंदर एसिडिक मीडियम दूंगा ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा प्लस एंड माइनस। अब देखो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल। आप इसका प्रोडक्ट इमेजिन करना शुरू कर दो, क्या बन रहा है आप अच्छे से पता है क्योंकि मैकेनिज्म आप सीख चुके हो। तो इस समय O पे कौन आ रहा है और C पे कौन आ रहा है? एच। तो O पे तो आ गया H और C पे ओ आर। ORH। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं हेनी। इसका नाम है हेनी। हेनी का मतलब होता है आधा। देखो ये आधा अल्कोहल है और आधा ईथर। ये देखो
तो आधा अल्कोहल और आधा ईथर यदि एक ही अल्फा कार्बन पे जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हेमी। क्या पॉइंट क्लियर? अब हेमी के दो नाम होते हैं, एक होता है एसिटल और एक होता है कीटल। एसिटल तब बोलते हैं जब अल्फा पर H होता है और कीटल तब बोलते हैं जब अल्फा पर H नहीं होता। ये है वो अल्फा। इसका मतलब अगर यहाँ H होगा तो ये एल्डिहाइड था, तो इसका मतलब अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेमी एसीटेट। और अगर ये कीटोन हुआ तो क्या इसमें कहीं H आएगा क्या? नो सर। तो हमेशा इसका नाम होगा हेमी कीटल। कैटल। आपके दो आंसर बन रहे हैं इसमें, हेमी एसीटल एंड हेमी कीटल। लेकिन ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ जाती है। हम इसके अंदर जब दूसरा मोल डालते हैं, ये देखो अल्कोहल का सेकंड मोल, तो ये इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का ये। अब आप सोचो जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, सोचिए वो प्रोडक्ट में ये सी, यहाँ पर आपका आ गया OR डैश और ये आपका OR डैश। अब सोच के बताओ क्या ये हेमी वर्ड यूज करेगा क्या? क्या हम इसमें हेमी शब्द यूज करें क्या? नो सर। क्योंकि नो सर, अल्कोहल नहीं है। हेमी का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को आप। हेमी किसको बोलते हैं? जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं हेमीस्फीयर, ब्रेन के सर दो हेमी का मतलब होता है आधा। तो इसका मतलब आधा अल्कोहल आधा ईथर, तो क्या उसमें अल्कोहल है क्या आधा? नो। तो इसका मतलब अब उसका नाम केवल रह गया एसीटल। अगर यह H है तो, और नहीं है तो इसका नाम क्या हो गया? तो यह आपको सिखाने का एक तरीका, पहले इसको समझ लीजिए। हेमी एसीटल हेमी कीटल, जैसे कल को मान लो पेपर में ऐसा लिखा हुआ है CH3 H ये OH एंड OCH3, तो सोच के बताओ इस कंपाउंड को क्या नाम दोगे? इस कंपाउंड को क्या नाम दोगे आप? कीटल। अरे देखो, सबसे पहले नो सर, एसिटाल्डिहाइड वाला है ये तो। सबसे पहले देखो इस वाले अल्फा पर क्या आधा अल्कोहल आधा ईथर है या नहीं? है सर। तो आएगा नहीं। अब दूसरा शब्द यहाँ से पकड़ो, क्या लिखा हुआ है? सर एसिटल। हाँ, एसिटल होगा। फर्स्ट शब्द लेंगे, इसीलिए इसका नाम होगा हेमी एसिटल। अब सोचो कल को ये एग्जामिनर ऐसा दे दे, ये आ गया कैटल। हाँ ये हेमी कीटल है। क्यों? हेमी का मतलब ईथर भी है अल्कोहल भी है, तो हेमी। लेकिन क्या इस अल्फा पर अब कोई H है क्या? नो सर। कौन से बना है जिसका नाम हो गया हेमी कीटल? तो मैं होप करता हूँ आज आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। हेमी एसिटल हेमी कीटल, कल हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। गुड नाइट डियर, गुड नाइट।